नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं स्टेम लर्नर। पिछली क्लास में हमने मगध के बारे में बात कर रहे थे, जिसके क्रम में हमने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जाएंगे मौर्य वंश के बारे में, जो मगध का सबसे इम्पोर्टेंट शासक वंश था और इसके कुछ प्रमुख शासक हुए जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो मौर्य वंश पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि इसकी स्थापना कैसे हुई, और फिर देखेंगे कि इसमें कौन से स्रोतों से मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे हम मौर्य वंश के क्रम से शासकों के बारे में। तो पहले हम स्थापना के बारे में देखते हैं। तो स्थापना देखते हैं पहले। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, और किसके साथ मिलकर की थी? चाणक्य और कौटिल्य। चाणक्य, जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, उनके साथ मिलकर की थी। इसके पीछे एक कहानी प्रचलित है, जो मुद्रा राक्षस, विष्णुदत्त की एक किताब है मुद्रा राक्षस, विशाल दत्त की मुद्रा राक्षस के अनुसार पहले चाणक्य धनानंद, जो नंद वंश के अंतिम शासक थे, उनके दरबार में रहते थे। जो धनानंद, जो कि एक क्रूर शासक था, उसने एक दिन चाणक्य को दरबार से अवहेलना करके उनको निकाल दिया। बाद में चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से मिलता है और चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीतिक शिक्षाएं प्रदान करता है, और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। इसीलिए कहा जाता है कि मौर्य वंश की स्थापना में चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ था। तो मुद्रा राक्षस क्या थी? मुद्रा राक्षस एक साहित्यिक किताब थी जो विष्णुदत्त ने लिखी थी। इसमें क्या लिखा है? धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में किस तरह चाणक्य के सहयोग से मौर्य वंश की स्थापना होती है। किसमें लिखा है? मुद्रा राक्षस, जो विशाल दत्त की रचना है। अब हम देखते हैं इसके साहित्यिक और इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जानकारी। पहले देखते हैं साहित्यिक स्रोत देखते हैं। तो साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो पहला प्रशासनिक व्यवस्था, मौर्य वंश की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी भी मिलती है अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? चाणक्य और कौटिल्य की रचना है। दूसरी है मेगास्थनीज की इंडिका। ये किसने लिखी थी? मेगास्थनीज कौन था? एक यूनानी दार्शनिक था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। और तीसरी जो है वो मिली है मुद्रा राक्षस। ये किसकी रचना थी? विशाल दत्त की रचना थी। और जो चौथा साहित्यिक स्रोत है वो है भारतीय पुराण। भारतीय पुराणों में क्या आता है? बौद्ध धर्म के ग्रंथ, जैन धर्म के ग्रंथ, इनके अंदर जो मिलती है वो भारतीय पुराणों से जो जानकारी मिलती है, वो भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब दूसरा देखते हैं पुरातात्विक। तो साहित्यिक क्या होते हैं? जो साहित्य के रूप में लिखा गया था वो होते हैं साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जो बाद में खुदाई करने के बाद में या फिर शिलाभिलेखों से, गुफाओं से जो चीजें मिलती हैं, उनके बाद से अंदाजा लगाया जाता है, उसको बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत भी बहुत मिले हैं। पुरातात्विक स्रोत मुख्यतः कहां से मिले? पाटलिपुत्र, जो पटना का क्षेत्र, वहां से मिले। मौर्य वंश के काल के जो पुरातात्विक स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत में मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, शिलाभिलेख, गुफाओं से जो चित्र मिले हैं उनसे, और तीसरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जूनागढ़ अभिलेख।
जूनागढ़ अभिलेख से भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। उससे पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया हमने। पहले हमने पढ़ा स्थापना पढ़ी। स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ मिलकर की थी? चाणक्य के साथ मिलकर की थी। और किसको पराजित करके की थी? धनानंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक था। दूसरे हमने साहित्यिक स्रोत पढ़े। साहित्यिक स्रोतों में क्या पढ़ा? साहित्यिक स्रोतों में हमने पढ़ा कि अर्थशास्त्र जो चाणक्य की रचना है उससे हमें प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, मौर्य वंश की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है। दूसरा हमने पढ़ा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? यूनानी दार्शनिक था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। उसकी किताब थी इंडिका, जिससे भी मिलती है। तीसरा है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो विशाल दत्त की रचना थी, उससे भी हमें मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। और तीसरा था भारतीय पुराण, जिसमें बौद्ध ग्रंथ, जैन धर्म के ग्रंथ होते हैं, उनसे भी मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। अब आगे बढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक भी है। और किसके साथ मिलकर? चाणक्य के साथ मिलकर मौर्य वंश की स्थापना की गई है। तो चाणक्य को यूनानी और ईरानी ग्रंथ हैं, उनमें सिंड्रो कोटस और एंड्रोकोटस, तो यूनानी ग्रंथों में सिंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस दो ऐसे नाम शासक थे दो ऐसे नाम थे जिनके बारे में बहुत दिनों तक पता नहीं चला। बाद में सर विलियम जोन्स ने पता लगाया था कि सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस किसके बारे में लिखा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही कोई सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कहा गया है। बौद्ध और जो जैन ग्रंथ थे, बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है, क्षत्रिय वंशज कहा गया है। और जो मुद्रा राक्षस विशाल दत्त की रचना थी, उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को कौन सा वंशज माना गया है? तो क्षत्रियों का वंशज माना गया है। और किस वर्ण व्यवस्था मुद्रा राक्षस के अनुसार किस वर्ण व्यवस्था में रखा गया है? तो शूद्र कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को सबसे पहले भारत में एकीकरण का उत्तरदायित्व दिया जाता है। सबसे पहले एकीकरण का उत्तरदायित्व दिया जाता है, वो किसको दिया जाता है? भारत के एकीकरण का वो चंद्रगुप्त मौर्य। और क्यों कहा गया भारत के एकीकरण का उत्तरदायित्व क्यों दिया गया है? क्योंकि सबसे बड़ा साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में ही सबसे पहले देखने को मिलता है। तो कितना बड़ा था? जो पश्चिम क्षेत्र है भारत का, उसमें तो अफगानिस्तान तक। आपको पता है भारत पतंगनुमा शेप का है, तो पश्चिमी जो क्षेत्र है उसमें अफगानिस्तान, ईरान के बाद अफगानिस्तान के क्षेत्र तक, और उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में कर्नाटक और पूर्व में बंगाल, जो एक बहुत बड़ा साम्राज्य मौर्य वंश ने स्थापित किया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक प्रमुख लड़ाई है जो है सिल्कस निकेटर के बारे में, सिल्कस निकेटर के साथ। अब ये सिल्कस निकेटर कौन था? सिल्कस निकेटर था, पिछली क्लास में हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य से पहले पूर्व सिकंदर भारत में आता है। सिकंदर भारत में आता है, तक्षशिला को उसने जीत लिया। अम्बी था जो तक्षशिला का राजा, उसने उसके सामने उसको जीतकर तक्षशिला को जीत लिया था। जब वो लौट रहा था तो सिल्कस निकेटर
शिल्कस निकेटर था जो सिकंदर का एक मंत्री था। कौन था? तो तक्षशिला का क्षेत्र ये सिकंदर अपने मंत्री शिल्कस निकेटर को सौंप के चला आता है। अब 305 ईसा पूर्व में 305 ईसा पूर्व में शिल्कस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध होता है और शिल्कस निकेटर पराजित हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है। जब चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है तो उसके बाद एक संधि होती है। वो संधि होती है। उस संधि के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने शिल्कस निकेटर को 100 हाथी दिए और शिल्कस निकेटर ने उसके बदले में उनको 4 प्रांत दे दिए अपने। और बाद में एक वैवाहिक संबंध होता है। शिल्कस निकेटर की पुत्री थी हेलेना, जिसका विवाह किससे होता है? चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह होता है। विवाह होता है चंद्रगुप्त मौर्य से हेलेना का विवाह होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिल्कस निकेटर का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध कब हुआ था? 305 बीसी में हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जीतने के जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है, जिसके बाद उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक संधि होती है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने 100 हाथी शिल्कस निकेटर को दिए थे और शिल्कस निकेटर ने 4 प्रांत किसको दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। और एक वैवाहिक किसको दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। और एक वैवाहिक संबंध हुआ था, वो हुआ था उसकी शिल्कस निकेटर की पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो गया था। तो ये था शिल्कस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध। अब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बारे में बात करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब होती है? 298 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है। और कैसे होती है इनकी मृत्यु? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था। जैन धर्म अपनाया था और जैन धर्म के दिगंबर शाखा के अध्यक्ष कौन थे? भद्रबाहु। दिगंबर शाखा, जैन धर्म की दिगंबर शाखा अपना ली थी, जिसके अध्यक्ष थे भद्रबाहु। उनके कहने पर वह अपना राजपाट छोड़कर स्टारवेशन और सलेखन विधि द्वारा प्राण त्याग देते हैं। इस लेखन विधि क्या होती है? भूखे रहकर प्राण त्यागना, प्राण त्यागना। किस विधि को स्लेगन विधि किसको बोलते हैं? भूखे रहकर प्राण त्यागने को स्लेगन विधि, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टारवेशन। इंग्लिश में बोलते हैं स्टारवेशन। स्लेगन विधि और भूखे रहकर प्राण त्यागने किसको बोलते हैं? स्लेगन विधि। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? 298 बीसी में हुई। उन्होंने जैन धर्म अपनाया था। जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म की दिगंबर शाखा अपनाई थी, जिसके अध्यक्ष थे भद्रबाहु। उनके भद्रबाहु के कहने पर उन्होंने अपना राजपाट छोड़कर स्लेखन विधि से भूखे रहकर प्राण त्याग दिए थे। अब हम देखते हैं बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार को पढ़ने से पहले एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य को रिवाइज कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कब की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी 322 ईसा पूर्व में। किसके साथ मिलकर की थी? चाणक्य के साथ मिलकर की थी।
और किसको हराया था? धनानंद को हराया था। बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों के अनुसार चाणक्य को क्षत्रिय वंशज कहा गया है, और मुद्रा राक्षस जो विशाल दत्त की रचना है उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र वंशज कहा गया है। और सिल्कस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध की बात करें तो कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में हुआ था। और सिल्कस निकेटर कौन था? सिकंदर का मंत्री था। जब सिकंदर भारत से लौट रहा था तो उसने तक्षशिला के क्षेत्र में उसको राजा बनाया था। और बाद में 305 में सिल्कस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है। जीतने के बाद एक संधि होती है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने 100 हाथी सिल्कस निकेटर को देता है और उससे 4 प्रांत ले लेता है। और एक विवाह संबंध होता है जो सिल्कस निकेटर की पुत्री हेलेना थी, उनसे चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह करा दिया जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईस्वी में हुई थी। और किस विधि से हुई थी? श्लेखन विधि से हुई थी। श्लेखन विधि में क्या होता है कि भूखे रहकर प्राण त्याग देता है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म की दिगंबर शाखा को अपनाया था। अब देखते हैं हम बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अब देखते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त का पुत्र था। और इसे अमित्रघात नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रु का विनाश करने वाला। शत्रु का विनाश करने वाला। जैन धर्म में इनको एक नाम और दिया गया है। जैन धर्म ग्रंथों में बिंदुसार को एक नाम और दिया गया, वो है शीर्षसेन। शीर्षसेन। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया था जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो शीर्षसेन कहा गया है। और अमित्रघात भी बिंदुसार को ही कहा गया है। बिंदुसार से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसमें 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं हम। एक क्वेश्चन आता है, बिंदुसार जब राजा था उस समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। अब इनको दबाने के लिए उसने अपने 2 पुत्रों को क्रम से भेजा। पहले भेजा सुसीम को, जो असफल होता है, जो विद्रोह दबाने में कामयाब नहीं होता है। और फिर भेजता है अशोक को, सम्राट अशोक को भेजता है, जो बाद में जाके सम्राट अशोक बनता है। अशोक को भेजता है जो सफल होता है। तो तक्षशिला में 2 विद्रोह होते हैं, दोनों को दबाने के लिए 2 पुत्रों को भेजता है क्रम से। पहला तो सुसीम जो असफल होता है, और फिर जाता है अशोक जो उसमें सफल होता है। जब अशोक सफल हो गया आता है तो उसी बात से पता चल जाता है कि अशोक एक अच्छा राजा बनने योग्य बन जाता है बाद में। अब देखते हैं हम बिंदुसार के समय कुछ अंतरराष्ट्रीय संबंध थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय, तो सीरिया के एक राजा थे, सीरिया के राजा थे एंटियोकस, जिनको बिंदुसार एक पत्र भेजता है और 3 चीजों की मांग करता है। पहला, सूखे अनीर, दूसरा अंगूरी शराब, और तीसरा एक
दार्शनिक या फिर दास। जो सीरिया के राजा था एंटियोकस को एक पत्र भेजता और उसमें 3 चीजों की मांग करता है। पहला सूखे अनीर की, अंगूरी शराब की और एक दास की मांग करता है। जो एंटियोकस है सूखे अनीर और अंगूरी शराब तो भेज देता है, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजता है क्योंकि उनके यहाँ एक मान्यता की थी कि दार्शनिक को दूसरी जगह नहीं भेजा जाता। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है मिस्र के राजा। मिस्र के शासक या मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय। मिस्र के राजा थे टॉलमी द्वितीय। उन्होंने एक दार्शनिक भेजा था, एक दार्शनिक और दास भेजा था जिसका नाम था डायनोसिस। सॉरी, दार्शनिक नहीं, राजदूत भेजा था, माफ कीजिएगा। दार्शनिक नहीं, राजदूत। मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय ने डायनोसिस नाम का एक राजदूत भेजा था बिंदुसार के दरबार में। तो अब आप अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। सीरिया के राजा कौन थे? एंटियोकस को बिंदुसार ने पत्र भेजा था और 3 चीजों की मांग की थी, सूखे अनीर, अंगूरी शराब और दार्शनिक को एक दास की। दूसरी मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय थे, जिन्होंने अपना एक राजदूत भेजा था बिंदुसार के दरबार में, इसका नाम था डायनोसिस। अब हम बात करते हैं अगले शासक सम्राट अशोक के बारे में। तो सम्राट अशोक के बारे में पढ़ते हैं। सम्राट अशोक का शासनकाल शुरू होता है 273 से 232 ईसा पूर्व तक। तो सम्राट अशोक जब राजा बनते हैं, उससे पहले उसके कुछ भाइयों के बीच में और अशोक बीच में राजगद्दी के लिए संघर्ष होता है, और उस क्रम में 4 साल तक घनिष्ठ संघर्ष होता है, और 269 बीसी में अशोक जाके राजा बनता है। तो जब क्वेश्चन में आए तो आपको 269 से 332 ईसा पूर्व सम्राट अशोक का शासनकाल बताना है। जो सम्राट अशोक है, उनका जो अशोक नाम है उसका पता कहां से चलता है? 2 अभिलेख है, गुर्जरा अभिलेख और गुर्जरा और मास की अभिलेख हैं। जिनसे सम्राट अशोक होने का नाम का पता चलता है। अशोक के और भी कई नाम हैं। 261 ईसा पूर्व में अवंती का युद्ध था। 261 बीसी में सम्राट अशोक ने राज्य विस्तार के लिए अवंती को युद्ध करता है। जब वो युद्ध के पश्चात युद्ध ग्राउंड में जाकर देखता है तो वहां पे लाखों लोग मरे पड़े थे, और जिनको देखते हुए विचित्र हो जाता है। विचित्र होने के कारण वह प्रण लेता है कि वो युद्ध नीति को त्याग देगा और धर्म नीति जो बौद्ध धर्म की, अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म की धर्म नीति को अपना के धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा।
बाद में जाके बौद्ध धर्म का जो सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार है प्रसार अशोक के काल में ही होता है। और धर्म प्रचार प्रसार करने के क्रम में ये कई अभिलेख शिलालेख बनाता है जिन पे अच्छे अच्छे कोट्स लिखवाता है, अच्छी अच्छी चीजें लिखवाता है जिससे लोग धर्म का मार्ग अपनाएं। और अपने राज्य में उसने मांसाहार पर भी पाबंदी लगा दी थी। मांसाहार पर भी पाबंदी लगा दी थी। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के प्रशासनिक शासन के बारे में और सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए कुछ प्रमुख शिलालेख और अभिलेख के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।